अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक वोल्टेमेट्री के कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। जैसे आप डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं ना कि जनाब हम डायग्नोस कीजिए, हमें क्या बीमारी है, क्या किस तरह से वो तशख़ीस की जाए, तो उसी तरह से साइक्लिक वोल्टेमेट्री में हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं। अब वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें क्या बताते हैं कि आया कोई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, या वो क्वासी रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें जो भी स्पीशी आप जनरेट करें वो अपना रिवर्सिबल प्रोसेस करके दोबारा से ओरिजिनल स्पीशी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आप पोटाशियम आयोडाइड में से जो इसका आयोडाइड है इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन रेडिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो आयोडीन रेडिकल है ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन हासिल करके आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये पहली पीक जो आएगी, ये पहली पीक आएगी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन रेडिकल। उसके बाद जब आप स्विच करेंगे पोटेंशियल तो दोबारा से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हासिल करके आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से वो स्पीशी बनाएगा जो उस सिस्टम में ओरिजिनली मौजूद थी। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एक चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकती है, यानी अगर वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऊपर की एनोडिक पीक आएगी, अगर वो रिड्यूस हो रही है तो नीचे की कैथोडिक पीक आएगी, लेकिन दोनों पीक्स एक साथ नहीं आ सकती। तो ऐसे तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक प्रोसेस वो होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इन दोनों के बीच के प्रोसेसेस होते हैं, यानी इस प्रोसेस के अंदर आपको दूसरी पीक मिलेगी तो सही लेकिन वो डीफॉर्म्ड होगी, वो इस तरह से एक डक शेप में नहीं होगी, उसकी डक शेप बिगड़ी हुई होगी, डीफॉर्म्ड डक शेप होगी। तो अब न्यूमेरिकली कैसे बताएं जनाब कि कौन सा प्रोसेस जो है वो आइडियली रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है या क्वासी रिवर्सिबल है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं। जैसे रिवर्सिबल टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि जो भी एनोडिक पीक हो, जितना भी एनोडिक करंट हो, अगर ठीक उतना ही कैथोडिक करंट है, जो कि होना भी चाहिए, आपको मालूम है, हमने आपको भी बताया कि जितने आयोडीन रेडिकल में कन्वर्ट हुए हैं अगर वो तमाम के तमाम आयोडीन रेडिकल दोबारा से आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएं तो ये एक प्योरली रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इनका जो पीक करंट रेशो है दैट इज़ IPA डिवाइड बाई IPC वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इनकी जो पीक सेपरेशन है, यानी ये जो आपके पास एनोडिक पीक है इसके ऊपर जो भी यहाँ पे पोटेंशियल था EPA, और ये यहाँ से जो पीक कैथोडिक करंट है इसका जो भी पोटेंशियल था EPC, तो EPA और EPC के दरमियान ये जो गैप है ये 59 डिवाइडेड बाय N इतने मिली वोल्ट होना चाहिए, चाहे स्कैन रेट कुछ भी हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीक सेपरेशन, यानी एनोडिक और कैथोडिक पीक के दरमियान कितने मिली वोल्ट्स का फासला है। अब जो इनकी जो पीक्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं स्कैन रेट के, यानी वो स्कैन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी यूनिट मिली वोल्ट्स पर सेकंड होती है, यानी कितनी रफ्तार के साथ आप पोटेंशियल स्वीप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप स्कैन रेट रख दीजिए, जो पीक की पोजीशन है वो वहीं रहेगी जहाँ पे ओरिजिनली थी, यानी अगर आप 200 मिली वोल्ट पर सेकंड पे स्कैन कर रहे हैं तो भी इनकी जो पोजीशन थी वही रहेगी, और 200 के बजाय 300 मिली वोल्ट पर सेकंड पे स्कैन कर रहे हैं जब भी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो बरकरार रहेगी इन पीक्स की। अगर आप पीक पोटेंशियल के आगे स्कैन कर रहे हो तो उनका जो I स्क्वायर है, यानी करंट जो भी मिल रहा होगा वो स्क्वायर टाइम्स वेरिएट कर रहा होगा टाइम से, यानी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आ जाता है। तो ये जहाँ भी आप जिस प्रोसेस में देखें ये 4-5 ये 4 चीज़ें हैं, आप कह दें कि जनाब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि कोई रिवर्सिबल पीक नहीं मिलती, ठीक है। अब जो भी एक पीक मिली है, जैसे जैसे आप स्कैन रेट बढ़ाते जाएंगे ना 10-10 मिली वोल्ट, यानी 210 पे किया तो कुछ एक पीक हासिल हुई। अगर हम सपोज़ कर लें वो एनोडिक पीक है या वो कैथोडिक पीक है,
तो क्या होगा कि हर स्कैन रेट में हर 10 मिलीवोल्ट पर सेकंड स्कैन रेट जब आप बढ़ाएंगे तो वो पीक 30 मिलीवोल्ट्स माइनस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी पीछे की तरफ आएगी। तो ये एक इसकी इंडिकेशन है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर जो इसकी पीक और पी हाफ की सेपरेशन है वो 48 मिलीवोल्ट होगी। तो अगर आप किसी प्रोसेस में 3 चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसको कहते हैं जनाब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर आते हैं क्वासी इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें जो करंट है रेशियो है वो तकरीबन 1 के करीब होता है, 0.8 0.9 के करीब होता है, 1 भी होता है बाज़ सूरतों में। लेकिन वो जो पीक सेपरेशन है वो 59 से ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने देखा था 59 होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे नीचे तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे ज़्यादा होगी पीक सेपरेशन, यानी 59 से ज़्यादा होगी, 70 हो सकती है, 90 हो सकती है। और ये पीक सेपरेशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे स्कैन रेट बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे तो स्कैन रेट का इंडिपेंडेंट था ना, ये यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर जो कैथोडिक पीक मिलेगी क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। यानी इस पीक की पोजीशन देखें, इस पीक की पोजीशन देखें, तो ये जो कैथोडिक पीक है, ये जो पीक है आपकी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करती जाएगी जैसे जैसे आप स्कैन रेट बढ़ाते जाओगे। यानी अगर पहले आप 200 मिलीवोल्ट पर सेकंड पे स्कैन कर रहे थे तो उसके बाद 250 पे करोगे तो ये पीक मज़ीद इधर आ जाएगी। उसके बाद अगर आप और इंक्रीज़ करोगे तो ये पीक मज़ीद इधर आ जाएगी, शेप मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। तो एक इंडिकेशन होती है क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेसेस की। यहाँ तक साइक्लिक वोल्टामेट्री की तकरीबन तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब छोटी छोटी 2 टेक्निक्स हैं, जो एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री और कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। तो इसमें होता ये है एनोडिक स्ट्रिपिंग और कैथोडिक स्ट्रिपिंग में कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी कैटायनिक स्पीशी मौजूद है जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं आप, या डिपॉजिट करा के उसकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो होता ये है कि आप जनाब सॉल्यूशन की स्टीयरिंग करें। और अगर आपके सिस्टम में 3 स्पीशीज़ हैं तो वो जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली स्पीशी होगी ना, रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाली, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल अपने वर्किंग इलेक्ट्रोड पे अप्लाई कर दें, तो तीनों स्पीशीज़ क्या होंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी आपके वर्किंग इलेक्ट्रोड पे। उसके बाद आप अपने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं। तो जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता जाएगा वो ऑक्सीडाइज होती जाएगी और आपको एक ऑक्सीडेशन का करंट मिल जाएगा, पीक मिल जाएगी। इसी तरह से मज़ीद अगर आप पोटेंशियल को कम करते जाएंगे तो और दूसरी स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी, फिर तीसरी स्पीशी। तो इसमें होता क्या है कि सारे का सारा एनालाइट एक ही वक्त में आपके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कंसनट्रेशन बहुत कम भी होती है ना किसी सॉल्यूशन में तो वो अच्छा खासा करंट जनरेट कर देती है। तो एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री में आप क्या करते हैं, अपने एनोड के ऊपर अपना एनालाइट डिपॉजिट करवाते हैं, यानी आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना देते हैं और नेगेटिव स्पीशी जो है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होती है। कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री में क्या होता है, आप इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव स्पीशीज़ जा के अटैच हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो अगर 2 या 3 ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास किसी भी सिस्टम में हैं तो आप उस सिस्टम को स्टिर करें ताकि हर आयन को बराबर मौका मिले इलेक्ट्रोड की सरफेस तक जाने के लिए, और वो आयन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ASU में तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम देख रहे थे ना, अगर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल का वर्ड यूज़ कर दिया तो आप उसको ऑक्सीडेशन समझिएगा। एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री में, कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री में रिडक्शन होती है। तो अगर आपके पास 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो आप क्या करें, वो ट्रांजिशन मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई कर दें, और वो जो पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जितने भी मेटेलिक आयंस आपके सिस्टम में मौजूद हैं वो सब के सब जाके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करें, आप अपने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम करते जाएं। तो जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ चुका होगा वो उस इलेक्ट्रोड की सरफेस से निकलती जाएगी, उसकी लेयर उतरती जाएगी। दैट इज़ वाई द वर्ड स्ट्रिपिंग इज़ देयर। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है निकलते जाना, उतरते जाना। उसके बाद जब आप मज़ीद पोटेंशियल कम करते जाएंगे तो जो दूसरी स्पीशी है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ चुका होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, और सबसे आखिर में क्या होगा,
कि वो जो आखिरी स्पीशी है वो आपके इलेक्ट्रोड की सरफेस से रिमूव हो जाएगी। तो बहुत कम कंसनट्रेशंस को भी अच्छी तरह से ये सेंस कर लेता है, क्योंकि तमाम के तमाम आइंस एक ही वक्त में इलेक्ट्रोड की सरफेस पे पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह से जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा मालूम होता है। तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बाज़ केसेस में आप ये देखिए ज़रा कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और आईसीपी से भी ऊपर चली जाती है। यानी कितनी सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन रेंज है वो पिको मोलर तक चली जाती है। 10⁻⁻12 मोलर तक की कंसंट्रेशन को बाज़ केसेस में सेंस किया जा सकता है यूजिंग ASV और CSV। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। आपको और मज़ीद कुछ सवालात हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।